आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फीवर से, ठीक है। मैं जो पेपर 1 का मॉडर्न वाला है उसके नोट्स ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहे। मैं देखती हूँ अभी, पहले कुछ 1-2 दिन तो डिजीज करा देती हूँ, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का भी करवा दूंगी। तो डिजीज में सबसे पहले हम ये फीवर देखते हैं, ठीक है। तो फीवर के लिए सबसे पहले आप एक पेन कॉपी लेके रखिए। ये नोट्स में चीजें सारी पूरी नहीं है, कुछ कुछ मिसिंग है, तो जो मैं ऐड ऑन कराऊंगी वो लिख लीजिएगा। बाद में नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो नोट करिए कि फीवर है, तो फीवर के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जब हमें ये पता होगा कि नॉर्मल ये होता है, तभी हम मानेंगे कि इससे अगर ज्यादा होगा तो फीवर होगा। तो जैसे यहाँ तो इन्होंने फिक्स दे दिया है कि 37 है, 98 डिग्री से 0.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इस तरीके से कभी भी फिक्स नहीं मिलता है पेशेंट्स में, उसकी एक रेंज रहती है। तो नोट करिए, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज 97 टू 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल रेंज होती है 97 टू 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर इस 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा गया तो फीवर है, और अगर कम गया तो फिर एक अलग ही बीमारी होगी जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। अभी बस एक नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि अगर जो रेंज है इससे कम अगर जाएगा बॉडी का टेम्परेचर तो हाइपोथर्मिया, ये हमें डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ये इसका बेसिक बात होती है। इतना कर लिया नोट? ठीक है। अब क्या है कि ये जो फीवर है ये हमारा साइन भी होता है और एक सिम्टम भी होता है, ठीक है। साइन का मतलब जो डॉक्टर देखे, और सिम्टम मतलब जो पेशेंट बताए। डॉक्टर हमेशा साइन करता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो जो साइन करने वाला होता है वो डॉक्टर है, तो इससे ध्यान रख सकते हैं। साइन हमेशा डॉक्टर देख चेक करता है और सिम्टम्स हमको पेशेंट बताता है। तो फीवर एक साइन और सिम्टम दोनों है, तो लिख लीजिए फीवर इज साइन एंड सिम्टम बोथ, ऐसे करके लिख लीजिए। इसके अलावा ये तो नॉर्मली है कि फीवर इज डिफाइंड एज हैविंग अ टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज ड्यू टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट। वही ये बकवास सी बात हम बचपन से बताया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको ही फीवर कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज मैंने बताई। अब इसके जो कॉज है, ठीक है, फीवर के जो कॉज है ये बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, कोई पैथोजन बाहर से एंटर कर गया, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, ठीक है, उसकी वजह से हो जाएगा फीवर। उसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि कोई आर्थराइटिस वगैरह का पेशेंट है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, क्या वो एक जेनेटिकल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरीके का इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के सेल्स, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के अगेंस्ट ही काम करने लगे। तो जो हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी जिसे कहते हैं वही है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ड्रग्स इंड्यूस, अब ये ड्रग्स इंड्यूस का क्या मतलब होता है कि हमारा एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। आपने सुना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? और अगर सुना है तो क्या है वो, पता है आप में से किसी को? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, पता है आपको क्या होता है? हाँ, ओके ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद वालों को ज्यादा पता नहीं होता है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है मॉडर्न। तो देखो, ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या रहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज जो कुछ भी ब्लड में आई है वो सीधे सीधे ब्रेन में पहुंच जाए, ठीक है। हम कभी ये नहीं चाहते कि ब्रेन में सीधे वो चीज पहुंच जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक वॉचमैन होता है, मान लो जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि बड़े बड़े घर होते हैं तो उनके बाहर वॉचमैन रहता है। वो वॉचमैन क्या करता है कि
वो हर किसी को गेट के अंदर नहीं जाने देता है, वो पूछता है कि क्या काम है, उसके बाद वो खुद जाके अंदर ऐसा मैसेंजर काम करता है, वहां पे बता के आता है कि ऐसा ऐसा सब सीन है, ठीक है। वो कभी भी डायरेक्टली अंदर नहीं जाने देता है लोगों को। तो ऐसा ही काम करता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या है कि हमारे ब्लड में, अब हमें नहीं पता कि हमारे ब्लड में इस टाइम पे भी कोई पैथोजन हो, मे भी पॉसिबल है कि मेरे ब्लड में भी कुछ पैथोजन हो सकता है, आपके में भी, हमें नहीं पता। अब वो पैथोजन कितना हार्मफुल होगा हमारे लिए, नहीं होगा, वो तो हमारे इम्यून सिस्टम की बात होती है। तो क्या है कि कोई भी चीज हमारे ब्लड में एंटर कर सकती है। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, हमने इनहेल कर लिया कुछ, तो बहुत सारी चीजें जा सकती है हमारी बॉडी में। तो वो चीज डायरेक्टली हमारे ब्रेन में ना पहुंच जाए ब्लड के थ्रू, तो इसीलिए हम अपने ब्रेन को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हमारा ब्रेन तैरता रहता है। अब इस सीएसएफ के बाहर एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। क्या है, एज अ बैरियर की तरह काम करता है, एज अ वॉचमैन की तरह काम करेगा कि ब्लड आएगा सामान लेके, कि न्यूट्रिशन लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कहेगा, ब्लड से तुम जो कुछ भी लाए हो लाओ मुझे दे दो, मैं अंदर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा काम करता है ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, कि वो ब्लड से कूद के इसमें आ जाती हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर को लगता है कुछ हार्मफुल तो है नहीं, वो कुछ पता कर नहीं पाता है, तो इस चक्कर में वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। और वहां फिर हमारे हाइपोथैलेमस से, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा ये थर्स्ट वगैरह, बॉडी टेम्परेचर, हंग्री, ये जो हम भूख भूख लगती है, ये सारी चीजों के लिए हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है कि ये ड्रग्स भी कई बार हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, वहां जाके हाइपोथैलेमस तक पहुंचेंगी, और ये भी कई बार डिजीज, मतलब डिजीज नहीं, कई बार फीवर करवा देती हैं। तो इसीलिए लिखा है ड्रग इंड्यूस। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन एक तरीके का हमारी बॉडी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है टू फाइट अगेंस्ट कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं कि उससे फाइट करते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है तो वहां पे सेल्स आएंगे, फाइट करेंगे। तो ये जो उनकी फाइटिंग चल रही होती है WBCs की हमारी, उसी टाइम पे एक हमको देखने के लिए मिलता है बाहर हमारा कि इन्फ्लामेशन हो गया। तो अभी के लिए आप बस ये समझिए कि जो ये इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन एक तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो भी एक लिमिट तक। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये हार्मफुल है। जैसे फीवर क्या है, फीवर भी एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। एक लिमिट तक फीवर रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक है। उसी तरीके से जो ये इन्फ्लेमेशन होता है, ये भी एक लिमिट तक हमारे लिए अच्छा है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर ये बढ़ जाएगा तो ये हार्मफुल है। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन का एक साइन होता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो इसीलिए बोला है कि स्किन इन्फ्लेमेशन में भी देखने मिलेगा। स्किन इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन सेम ही बात है, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शंस हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस चल रही होती है, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस, उन सबसे रिलेटेड है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वही मतलब कि कुछ बीमारी हमारी बॉडी के अंदर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कॉज हमारे फीवर के हो सकते हैं। अब हम बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की। फीवर खुद में एक साइन भी और खुद में ही एक सिम्टम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें हमें फीवर में देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि लेथार्जी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लेथार्जी है ये साइन होगा कि सिम्टम होगा? लेथार्जी का मतलब होता है कि बहुत ही थकान सी है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बस पड़े हुए हैं, ये होता है लेथार्जी। हाँ, ये सिम्टम होगा ना। साइन तो वो जो डॉक्टर बताए, ये तो हमें पेशेंट ही बता देगा कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है, सारा टाइम आलसियों की तरह पड़ा रहता हूँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा थकान हो रही है मुझे, बिना काम किए मेरे को थकान हो रही है, ये होता है लेथार्जी। तो ये एक सिम्टम है, ये हमको पेशेंट बताता है, ठीक है। मैं ये नोट्स की आपको PDF भेज दूंगी, अगर पॉसिबल हो तो आप प्रिंट करवा लीजिएगा, फिर इसी में चीजें ऐड ऑन करते रहिएगा। तो लेथार्जी क्या है, एक तरीके का हमारा सिम्टम है। अब डिप्रेशन क्या होगा, साइन के सिम्टम?
कमलेश आपको क्या लगता है? ये डिप्रेशन एक्चुअली साइन और सिम्टम दोनों ही है। ये डॉक्टर भी बताएगा, चेक करेगा, और पेशेंट भी बताएगा कि मेरे को डिप्रेसिंग सा लग रहा है आजकल। तो ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये साइन सिम्टम दोनों ही चीजें हैं। फिर इसी तरीके से एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, ठीक है। तो ये एनोरेक्सिया है, ये भी अपना सिम्टम रहेगा, पेशेंट ही बता देगा कि डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लग रही है। उसके बाद ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब है कि चक्कर से आना, तो ये भी पेशेंट ही बताएगा हमको, तो ये सिम्टम्स के केस में आएगा। इसी तरीके से हाइपर एलर्जेसिया, ये जो एलर्जेसिया वर्ड है इसका हम मतलब लेंगे पेन से। तो हाइपर एलर्जेसिया का मतलब आपको लेना है कि बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में पेन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी पेशेंट बताएगा। इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, ये भी सिम्टम्स है, ठीक है। ये हमें नॉर्मली भी पता ही है कि जब कभी भी फीवर आते हैं तो कैसे हमारी बॉडी टूटने लगती है, हमको लेथार्जी फील होता है, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, सब कुछ बेकार लग रहा है, थोड़ी डिप्रेसिंग सा फील रखता है हमको। फिर एनोरेक्सिया भी रहता है कि हमें कुछ भी, हम फीवर के टाइम पे आपको सबसे बढ़िया आपकी फेवरेट चीज भी दे दो तो वो भी खाने का मन नहीं रखता है, ठीक है। फिर ऐसा भी लग रहा होता है कि सर भारी है, चक्कर आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमने नॉर्मली भी देखी हुई है। तो ये फीवर की होती है साइन और सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, एक्चुअल। हाँ बताइए। ये अच्छा, हाइपर एलर्जेसिया का मतलब आप समझिए बॉडी पेन, हाइपर एलर्जेसिया का मतलब बॉडी पेन, आप लिख लीजिए, ठीक है। जहां कट जाएगी आवाज बता देना, आज तो यहाँ पे वैसे ही मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, पहले ही नेटवर्क वीक रहते हैं और ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये इसके साइन और सिम्टम्स की बात थी। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कि ये फीवर होता कैसे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले तो एक वर्ड नोट करिए, पायरोजेनेसिस, PYROGENESIS, पायरोजेनेसिस लिखिए, पायरोजेनेसिस। कर लिया नोट? ठीक है। अब इस वर्ड का आधा आधा मीनिंग लिखेंगे, तो जो ये वर्ड पायरो है, पायरो हमेशा यूज होता है हीट के लिए, पायरो मतलब हीट, और जेनेसिस मतलब जनरेट करना। तो पायरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब पायरोजन क्या होता है? पायरोजन आप समझिए ऐसे एजेंट्स है, ऐसी कोई चीज जो कि पायरोजेनेसिस करा दे, जो कि बॉडी में हीट जनरेट करा दे, वो पायरोजन। क्लियर हुआ क्या? ये चीजें आप साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी पायरोजन एंटर किया तो ये क्या है, अ ट्रिगर ऑफ फीवर, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करवाने वाला है, पायरोजेनेसिस करवाने वाला है। तो कोई भी पायरोजन जब हमारी बॉडी में एंटर किया तो अ ट्रिगर ऑफ फीवर हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये पायरोजन क्या करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2। अब ये PGE2 क्या होता है कि आप समझ लीजिए, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एज अ मीडिएटर काम करता है। एक होता है इनिशिएटर और एक होता है मीडिएटर। इनिशिएटर का मतलब जो वो चीज को उत्पन्न करता है, उसको बनाता है, मेन जो है सोर्स और उस चीज को करवाने का वही है। और मीडिएटर मतलब कि जो चीज खुद नहीं करवा रहा है लेकिन आगे पास ऑन कर रहा है, तो एज अ मैसेंजर की तरह जो काम करे वो मीडिएटर। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, PGE2 है, ये मीडिएटर होता है, आप लिख लीजिए PGE2 मीडिएटर होता है। किसका मीडिएटर ये बनता है? पायरोजन का ये मीडिएटर बनता है। तो पायरोजन बॉडी में आया तो इसने क्या किया कि ये एक तरीके से फीवर करवाने के लिए बॉडी में आया है। अब जब ये आया तो इसने क्या करवाया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को रिलीज करवा दिया, इसने अपने मीडिएटर को बॉडी में रिलीज करवाया कि अब जाके ये सब जगह फैलाना है कि हमको बॉडी टेम्परेचर राइज करने के लिए हम बॉडी में आए हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर अब क्या है, ये PGE2 जाएगा एज अ मैसेंजर की तरह, एज अ मीडिएटर हाइपोथैलेमस में हमारे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस के नॉर्मल फंक्शन होते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है।
तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारा जो थर्स्ट है, हमारा जो हंगर है, भूख प्यास को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, वो सारे हाइपोथैलेमस के काम है। तो क्या होता है, जैसे ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमारे हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा, तो ये हाइपोथैलेमस तो हीट रेगुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमारी बॉडी में कैसे हीट है, कैसा हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ये इसको देख रहा है। तो जैसे ही ये PGE2 हाइपोथैलेमस के पास आता है, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस की जो फंक्शनिंग है उसके साथ छेड़छाड़ करता है। कैसे? नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, लिखिए BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं कोई सेल टूट रही है, कहीं ना कहीं कोई चीज बन रही है, टूट रही है, इस तरीके की 1000 प्रोसेस हर टाइम हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, ठीक है। तो उससे अलग अलग तरीके की हीट जनरेट होती है, तो यही चीज कहलाती है बेसल मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो BMR ये कहलाता है। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो क्या हो, देखो BMR का क्या मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। कहीं कुछ चीज टूट रही है आपके सेल के अंदर, कहीं कुछ चीजें जुड़ रही हैं, कहीं प्रोटीन को तोड़ के वो लोग अमाइनो एसिड बना रहे होंगे, कहीं पे उन अमाइनो एसिड्स को भी आगे तोड़ा जा रहा होगा, हो सकता है कहीं पे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन भी बना रहे हो। तो इस तरीके की 1000 प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम चलती रहती है, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके की जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, इससे क्या होता है कि हीट बनती है, हीट जनरेट होती है इस अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन से। तो यही चीज हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। अभी समझ आया क्या? ठीक, हाँ यही यही आता है कैटाबॉलिज्म, और है ना, देखो कैटा का मतलब सी से लेना है आपको, सी से कैटाबॉलिज्म और सी से कट। तो कैटाबॉलिज्म में वो होगा जब एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा करा जाए, और एनाबॉलिज्म का मतलब जोड़ने का काम, तो छोटे को जब जोड़ के बड़ा करा जाए तो वो एनाबॉलिज्म। वो दोनों चीजें इसी के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्योंकि ये क्या है, बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब बॉडी की रिएक्शंस ही, तो रिएक्शन में होता क्या है, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ जुड़ रहा है। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब ही है यही कि टूटना और जुड़ना, तो इसीलिए इनको हम इसके अंदर ही लेते हैं। तो होता ये है कि अलग अलग तरीके की रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, तो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR इंक्रीज करेगा क्योंकि बहुत एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अब ये मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात बता रही हूँ, जब हाइपोथैलेमस नॉर्मल फंक्शन कर रहा है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज किया, आपकी बॉडी के अंदर बहुत हीट बनी, एक एक ये काम रहता है, ठीक है। एक साइड BMR रहता है, दूसरी साइड रहता है हीट को बाहर फेंकने वाला, मतलब जितना भी BMR, और आप ऐसे समझ लीजिए ये जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसका एक दुश्मन है कि जो कि हीट को बाहर फेंकता है। तो ये जितना हीट बनाता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ये जो इसका दुश्मन है ये उतना हीट बाहर फेंकता जाएगा, ठीक है, हीट को रिमूव करेगा बॉडी से। तो जब ये दोनों आपस में साथ में काम करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आया, तो इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस के साथ छेड़छाड़ करी, तो उसका फंक्शन हो गया गड़बड़। अब वो क्या करने लगा, वो जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है उसने वो भी बढ़ा दिया, जो नॉर्मल टाइम जितनी एनर्जी हीट बन रही थी उसने वो भी बढ़ा दी। उसने कहा कि और करो, और काम करो, और तोड़ो चीजों को, और जोड़ो, तो उसने सारी केमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़वा दिया, जिससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होने लगी बॉडी में वो बहुत हो गई, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, जो हीट को बाहर फेंकने वाला था बॉडी से, उसको पीट पाट के चुप करा दिया कि बस अब तू बॉडी से बाहर फेंकेगा नहीं, हीट सबकी सब मुझे बॉडी के अंदर ही चाहिए। तो अब वो बेचारा बाहर हीट फेंकेगा नहीं, अंदर हीट पे हीट जनरेट होती जाएगी, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़वा दिया गया। और इससे ओवरऑल होता ही है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है। समझ आया क्या? हाँ, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन आके ही तो इसके साथ छेड़छाड़ किया है। हाँ हाँ हाँ,
ये आएगा हाइपोथैलेमस में। और नॉर्मली तो हाइपोथैलेमस का ये काम है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के पीछे दो चीजें चलती हैं। एक चलता है बेसल मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, कितनी भी हीट बना ले कोई नहीं, लेकिन उसके साथ एक बढ़िया काम करने वाला होता है जो हीट को बाहर फेंकता रहे लगातार बॉडी से। अब जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आया, इसने उस हीट को बाहर फेंकने वाले का काम बंद करवा दिया हाइपोथैलेमस से कह के, और इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़वा दिया। और इस चक्कर में ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हमारा राइज कर जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आप दोनों को? कोई? हाँ, ये सिस्टमिक रिस्पांस का मतलब वही है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा और हीट जो बाहर निकल रही है वो नहीं निकलेगी, वो मतलब है सिस्टमिक रिस्पांस। हमारी एक्चुअली क्या होता है कि हमारा, अब आप सोचिए कि बॉडी से निकल कैसे रही है, हम सांस छोड़ रहे हैं बाहर, तो आप अपने मुंह पे हाथ लगा के देख लीजिए, गर्म हवा बाहर निकल रही है, थोड़ी ऐसे निकल रही है और अलग अलग तरीके से निकल जाती है ये। अब अगर हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग है तो हमेशा जहां पे चीज कम होती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाने का होता है हर चीज का। ठीक है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो भी क्या है, कहीं ना कहीं हीट निकल रही है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं निकलती, थोड़ी बहुत निकलती है। मेन तो यही है कि हमारी बॉडी से जो हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इसके थ्रू ही हमारी बॉडी से बहुत हीट बाहर निकल जाती है। हाँ, तो होम्योस्टेसिस भी तो ये हमारा हाइपोथैलेमस ही तो करवा रहा है, वही तो मैंने कहा। होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करके रखना, वही चीज, उसी के साथ तो छेड़छाड़ हो रही है, तभी तो फीवर हुआ है। अगर वही मेंटेन रहता तो फिर छेड़छाड़ तो होती ही नहीं ना, फीवर नहीं होता, उसके साथ ही हमारी गड़बड़ी हो रही है। होम्योस्टेसिस जो भी मेंटेन करवाएगा सब हमारा हाइपोथैलेमस ही करवाता है, ब्रेन ही हमारा सब कुछ कंट्रोल करवाता है। ठीक है, ओके। तो ये सिस्टमिक रिस्पांस के अंदर आपको नोट करना होता है कि बीएमआर बढ़ जाता है और जो हीट निकलेगी बॉडी से बाहर वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, बहुत ही नेग्लिजिबल निकलती है, ना के बराबर। और इससे ये होता है कि हीट जनरेटिंग इफेक्ट हो जाता है और हमको बॉडी टेम्परेचर राइज दिखता है और हमें फीवर हो जाता है। तो ये पूरा फीवर की स्टोरी थी, समझ आ गया इतना? ठीक है, अब मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मलेरिया क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअल का क्या मतलब आपको समझना है कि जैसे हम 11th क्लास में पढ़ के आते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम सिस्टम हम वहां पे पढ़ के आते हैं। तो उसमें ही प्रोटिस्टा के अंदर एक कैटेगरी डाली होती है प्रोटोजोअन्स की। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा डीप बता रही हूँ, इतना नहीं भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये ध्यान रखना है प्रोटोजोआ। लेकिन कोई पूछ ले कि प्रोटोजोआ होता क्या है तो ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें भी जो सेकंड कैटेगरी थी प्रोटिस्टा, उसमें आता है ये। मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में ये प्रोटोजोआ और जो पानी में रहने वाले होते हैं वो सब आते हैं। उसके अलावा फंजाई में तो वही नॉर्मल फंजाई आती है और प्लांट में प्लांट, एनिमल में एनिमल। ठीक है, ये रहता है। तो ये प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ठीक है, प्रोटोजोआ भी कौन सा? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। अब ना यहाँ पे इन्होंने 4 लिखा हुआ है, एक्चुअल में एक और होता है, तो आप लिख लीजिए कि 5 तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं। ये 4, एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ओवेल, मलेरिया और एक 5th आप लिख लीजिए नोवेल्सी। स्पेलिंग लिखिए KNOWLE। अच्छा, नोवेल्सी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ नोवेल्सी, ऐसे इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं नोवेल्सी। तो क्या होता है कि ये 5 तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं जो कि मलेरिया करेंगे। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपैरम, ओवेल, मलेरिया और एक वो
नोवेल्सी, ठीक है। ये 5 तरीके के होते हैं। अब इसमें से भी एक टर्म होता है, एक चीज होती है मैलिग्नेंट और एक दूसरी होती है बेनाइन, ठीक है। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है प्राण घातक। आयुर्वेद की भाषा में मैलिग्नेंट मतलब प्राण घातक, जो बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत हमको मतलब बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। तो आप लिख लीजिए मैलिग्नेंट का मतलब होता है, मैलिग्नेंट टर्म का मतलब है प्राण घातक। और बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है कि लेस प्राण घातक। ऐसे आप लिख लीजिए कि कम प्राण घातक। ये जो मैलिग्नेंट होता है ये सिचुएशन बहुत प्राण घातक रहती है, ये जो बेनाइन होता है ये कम प्राण घातक रहता है। तो इसमें से क्या है, जो ये फैल्सीपैरम है, ये फैल्सीपैरम सबसे मैलिग्नेंट रहता है, सबसे खतरनाक रहता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से मलेरिया हुआ है तो वो सबसे ज्यादा प्राण घातक है। बाकी वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया और वो जो नोवेल्सी है ये बेनाइन होते हैं, इनका कुछ ज्यादा ये प्राण घातक नहीं है। लेकिन जो अगर फैल्सीपैरम से हो गया है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। यही लिखा है कि ये लिखा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया एंड बाकी के 3 कॉज बेनाइन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया क्या? ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो नाम की एक मॉस्किटो की वैरायटी है एनोफिलिस, ठीक है। इसकी जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी को बाइट करेगी तो उससे ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलेगा, ठीक है। अब इसकी पूरी हम लाइफ साइकिल देखेंगे कि एक्चुअल में ये चलता कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो रहती है, तो इसकी बॉडी में ये एक्चुअली हम क्लास 12th में पूरा साइकिल पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आधा पढ़ने की ज़रूरत है। तो जितना रहेगा मैं उतना ही बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो हमको काटती है, तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के सलाइवा में, उसके मुंह में ऑलरेडी कुछ ऐसे स्पोरोजॉइड प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजॉइड का मतलब आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे बीमारी, हाँ अंडे, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होती है ना, इसके मुंह में, इसके सलाइवा में ऑलरेडी इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आती है, काट देती है इंसान को। तो अब इसके सलाइवा से, जब इसने जैसे ही काटा तो इसके सलाइवा से ये स्पोरोजॉइड एंटर करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, हमारी ब्लड में ये एंटर करते हैं। जैसे ही ये ब्लड में आते हैं ये तुरंत दौड़ते हैं लिवर की तरफ, तो ये सब के सब भाग जाते हैं लिवर में। अब जब ये लिवर में पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं कि लिवर में ये अब अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं, ये डिवाइड करने लगते हैं वहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं। तो अब ये वहाँ जाते हैं, नंबर बढ़ाने लगते हैं, लिवर सेल को इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया। अब देखो जब इनका नंबर बढ़ जाता है, मान लीजिए 4 स्पोरोजॉइड लिवर में एंटर किए, अब ये 4 स्पोरोजॉइड क्या है, 1000 बार डिवाइड करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से डिवाइड कर करके बहुत सारे नए कुछ इन्फेक्टेड वो बना देंगे, कुछ नई चीज बना देंगे। नई चीज का मतलब आप समझ लीजिए, क्या बोलेंगे इसे, नई चीज आप समझ गए ना कि स्पोरोजॉइड जब डिवाइड करते हैं तो वो कुछ नया एक इन्फेक्शियस स्टेज बना लेते हैं और उसका नाम होता है मीरोजॉइड, ठीक है। जब एंटर किया लिवर में तब वो स्पोरोजॉइड था, लेकिन जब उस स्पोरोजॉइड ने उस लिवर में बहुत ज्यादा अपने आप को डिवाइड किया और अपना नंबर बढ़ाया, तब उसका नाम हमने मीरोजॉइड रख लिया। इतना समझ आया क्या? हेलो, ठीक है। अब ये मीरोजॉइड क्या करता है, मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ कि लिवर में मान लो हमारे 10 सेल हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो चलो ये 2-4 आए थे स्पोरोजॉइड, तो सबने एक एक सेल ले लिया, तो फिर वहां पे डिवाइड करते रहे अपना 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से नॉर्मल डिवाइड करते रहे। लेकिन ये इतना ज्यादा डिवाइड करते हैं कि एक टाइम पे लिवर के सेल्स में रहने के लिए इनकी जगह कम पड़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, अब जब इनके लिए जगह कम पड़ जाती है तो ये लिवर सेल्स को फाड़ के बाहर निकलने लगते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि रप्चर ऑफ लिवर सेल्स होता है। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, एक तो ये आके लिवर को इन्होंने इन्फेक्ट किया, ठीक है, लिवर में आ गए ये, उसके बाद इन्होंने यहाँ नंबर बढ़ाया तो हमने इनको मीरोजॉइड नाम दे दिया। अब इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये अब लिवर सेल में रह नहीं पाते और लिवर सेल्स को रप्चर करते हुए, फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं, और तब इससे क्या होता है कि हमारा लिवर डैमेज हो जाता है। तो
ये जो मीरोजॉइट है ये अगर मतलब ये क्या करवाते हैं कि हमको अलग अलग तरीके की लिवर की डिजीज भी करवा देते हैं। तो मलेरिया अगर किसी पेशेंट को होता है तो वहां पे लिवर डिजीज भी हमें देखने मिलती है। उसका रीजन यही है कि लिवर डिजीज हमें इसीलिए वहां देखने मिलेगी क्योंकि ये स्पोरोजॉइट एंटर किए हैं लिवर में, वहां जाके इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, मीरोजॉइट्स में बदले, और मीरोजॉइट्स में बदल के इन्होंने वहां पे लिवर सेल्स को रप्चर किया, उनको तोड़ा फोड़ा, उनको खत्म किया। ठीक है, इस चक्कर में हमको लिवर डिजीज होगी अब इस स्टेज पे। अब इसके बाद क्या है कि इन्होंने लिवर सेल को रप्चर करके बाहर निकल गए कि अब इनके लिए तो वहां जगह ही नहीं हो रही है। तो फिर ये जब बाहर निकले मीरोजॉइट से, मीरोजॉइट की फॉर्म में ही निकलेंगे बाहर, तो ये अब दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे तो अब ये क्या टारगेट करते हैं कि अब ये टारगेट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। तो ये जाके चिपक जाते हैं रेड ब्लड सेल से। तो मीरोजॉइट इनफैक्ट रेड ब्लड सेल्स। तो जब ये रेड ब्लड सेल से चिपकते हैं जाके, तब इनको कहते हैं शाइजॉइंट्स। ठीक है, ये रिंग फॉर्म। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स में जाएंगे वहां पे भी ये शांत थोड़ी बैठेंगे, वहां पे भी ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कुछ ऐसा इतना ज्यादा ये मल्टीप्लाई करते हैं कि इनका जो आप इनका क्या आप ऐसे समझिए कि जब ये लिवर सेल रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं वहां पे ये मल्टीप्लाई करके कुछ एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रिंग जैसा इनका कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसीलिए लिखा है रिंग फॉर्म, और उसको हम कहते हैं शाइजॉइंट्स। तो सबसे पहले आता है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जब लिवर में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो मीरोजॉइट बनेगा। वो मीरोजॉइट अगेन हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड में आके वो रेड ब्लड सेल से चिपकेगा। रेड ब्लड सेल से चिपकने के बाद वहां पे भी वो अपना नंबर बढ़ाएगा और एक रिंग जैसा शेप बनाएगा, और उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे शाइजॉइंट्स। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब आपके लिए बस इतना ही ठीक है कि आप शाइजॉइंट तक जाने। फिर ये गैमेटोसाइट वगैरह वाला आप रहन दीजिए कि फिर दोबारा से सक करेगी, फिर उसके पेट में बनेगी, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही काफी है। अगर आप चाहते हैं तो कल फिर मैं इसको इसकी फोटो ले आऊंगी, फिर बता दूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है इसकी पूरी साइकिल, तो इतना ही पता था मुझे भी। तो क्या है कि शाइजॉइंट स्टेज बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब क्या होता है कि ना यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स में आते हैं, ये डिवाइड करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी ये शांत नहीं बैठते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेड ब्लड सेल्स को भी फाड़ना चालू कर देंगे, उनका भी रप्चर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, अब तो इनके लिए रेड ब्लड सेल्स में भी जगह कम पड़ने लगेगी। तो ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके रेड ब्लड सेल्स को भी फाड़ के बाहर निकलते हैं और फिर बॉडी में घूमते रहते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। मेन बात ये है कि ये रेड ब्लड सेल्स में भी आके शांत नहीं बैठेंगे, यहाँ पे भी अपना नंबर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और ये रेड ब्लड सेल्स का भी रप्चर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एक चीज यहाँ पे और होती है कि क्या होता है, जो वाइवेक्स और ओवेल है ना, नोट कर लीजिए। वाइवेक्स और ओवेल के बारे में मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि होता ये है, जब ये स्पोरोजॉइट ना लिवर सेल में मतलब लिवर में एंटर करता है तो ये डिवाइड करता है अपना नंबर बढ़ा के और मीरोजॉइट में बदल जाता है। लेकिन वाइवेक्स और ओवेल, मतलब अगर वाइवेक्स और ओवेल से मलेरिया हुआ है तो इनके स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं कि ये लिवर में जाते हैं, इन्फेक्ट करेंगे, उससे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये एक काम और करते हैं कि सारे के सारे स्पोरोजॉइट्स मीरोजॉइट्स में नहीं बदलेंगे सब। एंड मानो कि 5 स्पोरोजॉइट लिवर में आए तो अब 5 में से सिर्फ 3 ही डिवाइड करते हैं, 2 चुपचाप इनएक्टिव स्टेट में बैठे रहते हैं कि भाई हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम 1-2 साल के बाद इस इंसान को बीमार करेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है कि जब सारे के सारे स्पोरोजॉइट मीरोजॉइट में ना बदलें और इनएक्टिव स्टेट में लिवर में ही मौजूद पड़े रहें, तो ये कंडीशन कहलाती है हिप्नोजॉइट्स की। तो ये हिप्नोजॉइट मैं लिख देती हूँ, हिप्नोजॉइट्स। तो ये हिप्नोजॉइट्स क्या होते हैं, ये वो इनएक्टिव स्टेट है हमारे स्पोरोजॉइट्स की जो कि लिवर में ही मौजूद रहती है, और ये पेशेंट को बीमार करती है 1-2 साल के बाद। मलेरिया हो जाने के 1-2 साल के बाद ये पेशेंट को बीमार करेगी, और इस तरीके का जो मलेरिया होगा वो रिलैप्स फीवर कहलाएगा। ठीक है, रिलैप्स फीवर ऑफ मलेरिया हम इसको कहेंगे। रिलैप्स का मतलब दोबारा आना। ठीक है, तो ये रिलैप्स फीवर ऑफ मलेरिया होगा।
हुआ था 1-2 साल पहले, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ा ही रहा हमारे बॉडी के सेल के अंदर, तो वो रिलैप्स फीवर कहलाएगा। तो ये सिर्फ वाइविक्स और ओवेल के केस में होता है, बाकी के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस मैं अभी बताती हूँ, पहले बाकी बता देती हूँ आगे का। हाँ, अब मेन क्लिनिकल फीचर्स देखो क्या होता है यहाँ पे कि एक तो, हाँ, एक चीज़ और नोट करिए कि हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिन बनता है, हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिन बनता है, ये जब ये रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर रहे होते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसी दौरान ये जो शाइजॉइन वगैरह है, शाइजॉइन स्टेज जो रहती है, ये क्या करती है, हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिन बनाती है। और ये टॉक्सिन की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ही ठंड लग के चिल्स के साथ फीवर आता है, बहुत कपकपाहट उसको होती है, बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है, तो चिल्स के साथ पेशेंट को फीवर आता है और बहुत हाई फीवर आता है, और ये हीमोजॉइन टॉक्सिन की वजह से होता है। और ये कौन से टाइम पे होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स में ये शाइजॉइन स्टेज जो होती है उस टाइम पे ये होता है। इतना समझ आया क्या? ठीक है, ये रहता है इसका केस, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात करें एनीमिया की। तो एनीमिया इसमें इसीलिए हो रहा है कि देखो, एक तो ये क्या, एनीमिया बेसिकली वो डिजीज है जिसमें क्या है, या तो मेन रहता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ठीक है। आप लिख लीजिए कि एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या तो रेड ब्लड सेल कम हो गया। हमें तो पता ही है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर कम हो गया, तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, या तो हीमोग्लोबिन कम कह दो या रेड ब्लड सेल कम कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो एनीमिया के केस में ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मलेरिया के केस में कि लगातार जब वो रेड ब्लड सेल्स में आ गया, तो वो क्या कर रहा है शाइजॉइन स्टेज, कि वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का भी रप्चर कर रहा है, उनको भी वहाँ पे वो लगा पड़ा है तोड़ने में। तो इस चक्कर में क्या, रेड ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज होता जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो इसीलिए हमको मलेरिया के पेशेंट में अनीमिया भी देखने के लिए मिलता है। समझ आया क्या आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। ये जो मेगैली वर्ड है इसका मतलब होता है बड़ा हो जाना, ठीक है। मेगैली जहाँ पे भी यूज होगा तो आपको समझना है कि नॉर्मल साइज जो उस ऑर्गन का है उससे ज्यादा बड़ा वो हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्प्लीनोमेगैली देखने के लिए मिलता है। स्प्लीन जो है पेशेंट का वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि जो नॉर्मल साइज होना चाहिए स्प्लीन का उससे बड़ा यहाँ पे पेशेंट का स्प्लीन हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि जो भी रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मरेंगी उन सबके लिए शमशान घाट का काम करेगा स्प्लीन, ठीक है। सबको जाके वहीं दफनाते हैं हम स्प्लीन में। तो अब क्या है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा नंबर में टूट रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब बहुत ज्यादा लाशें आएंगी रेड ब्लड सेल्स की, तो अब स्प्लीन को बहुत ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में स्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली देखने के लिए मिलती है। समझ आया क्या आपको? हाँ बताइए। मेगैली और एट्रोपी में एक्चुअली एट्रोपी भी शायद सेम ही होता है, एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता है, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है क्योंकि मेरी जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि एट्रोपी का क्या मतलब होता है। शायद यही होता है कि ये सेल इंजरी वगैरह की वजह से ही शायद नंबर बढ़ जाता है। एट्रोपी का मतलब होता है कि शायद नंबर बढ़ जा रहा है और यहाँ पे साइज बढ़ जा रहा है, हर एक पर्टिकुलर सेल का साइज बढ़ रहा है, वहां पे शायद ये होता है कि सेल का नंबर बढ़ जाता है। एक मिनट मैं देख ही लेती हूँ इसे। एट्रोपी का मतलब तो खत्म होना होता है, डीजेनरेशन होता है एट्रोपी का मतलब। हाँ, हाइपरट्रॉपी का मतलब नंबर बढ़ गया है सेल का। हाइपरट्रॉप
एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ यही है, सेम ही आप कह लीजिए। हाँ हाइपरट्रॉपी और इसको सेम मानेंगे, हाइपरट्रॉपी सेल एनलार्जमेंट फ्रॉम साइज ऑफ इट्स सेल। हाँ ठीक है, सेम है, ओके सेम है, मैं भी नोट कर लेती हूँ ये चीज। हाँ थैंक यू। ठीक है, हाँ सेम बात है ये दोनों। और एट्रोपी का मतलब है कि डीजेनरेशन हो, ये भी लिख लेती हूँ। ओके थैंक यू। तो क्या होता है कि स्प्लीनोमेगैली कह लीजिए या स्प्लीन का हाइपरट्रॉफी कह लीजिए, सेम बात है, सही है। ओके ये समझ आ गया क्या? ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है। हाँ और यहाँ पे एक और कंडीशन रहती है, आप लिख लीजिए, हिपैटोमेगैली भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, हिपैटोमेगैली। तो ये जो वर्ड हिपैटो है, हिपैटो का मतलब होता है लिवर और मेगैली का मतलब बढ़ जाना, तो लिवर का साइज भी यहाँ बढ़ जाएगा। क्या आप सोच पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो सेल टूट रहे थे, साइज क्यों बढ़ रहा है? हाँ इसीलिए भी होता है, और एक कारण ये भी है कि इन्फेक्ट हुआ है पहले तो लिवर, तो उसको पता रहता है कि मैं इन्फेक्ट हो गया हूं, तो वो अपना भी मैकेनिज्म शो करता है, एक तरीके से इन्फ्लेमेशन वहां पे होता है, वो अपने सेल्स को फाइट करने के लिए कहता है। इस चक्कर में भी हेपेटोमेगैली देखने के लिए मिलती है। तो हेपेटोमेगैली के दो हम कारण बोल सकते हैं कि एक तो बेचारा जितना बचा कुचा लिवर है उसको बॉडी के लिए काम तो करना ही है, ठीक है, उसके अलावा उसमें इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से भी साइज बढ़ेगा। और एक और रीजन ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स में से जो रेड ब्लड सेल है इसकी जो लाश रहती है, मतलब मर गया है जो रेड ब्लड सेल, वो आएगा लिवर में, लिवर क्या है उसको तोड़ेगा, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो रख लेगा, जो बेकार है वो फेंक देगा। तो क्योंकि अब तो रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा नंबर में रेड ब्लड सेल्स आएंगे, तो इस चक्कर में क्या होता है, इसीलिए भी लिवर का साइज इंक्रीज करता है। तो हेपेटोमेगैली होने के हम मलेरिया के केस में 3 कारण मान सकते हैं। पहला तो वो इन्फेक्ट हुआ है, दूसरा ये कि उसमें उसका खुद का वर्कलोड बढ़ा है, तीसरा ये कि क्या कहते हैं इसको, एक मिनट क्या बताया था मैंने तीसरा कारण, एक मिनट रुको। हाँ 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 हाँ, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि अब रेड ब्लड सेल्स का बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं ना, तो रेड ब्लड सेल्स दो तरीके से टूट जाएगा, एक तो हीमोग्लोबिन टूटेगा निकल के, और बाकी जो बचा हुआ रहता है उसका रहता है बाइलीरूबिन और बाइलीविरिडिन, इस तरीके के कंपाउंड। मेनली क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स में से लिवर पकड़ लेता है हीमोग्लोबिन को, बाकी को फेंक देता है। अब ये हीमोग्लोबिन को भी वो तोड़ता है, हीमोग्लोबिन को एज इट इज नहीं रखता, वो उसको भी तोड़ देता है कि जो उसमें से प्रोटीन का पार्ट है वो मैं रख लूं ताकि आगे चल के एनर्जी देने के लिए काम आए, और बाकी उसका जो वेस्ट रहता है बाइलीरूबिन बाइलीविरिडिन, उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस चक्कर में हेपेटोमेगैली हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये समझ आ गया क्या? ठीक है, तो ये हमको स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली ये सब देखने के लिए मिलता है। और ये चीज साथ में स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली को हम साथ में हिपैटोस्प्लीनोमेगैली कहते हैं। ये जो इन्होंने इतना बड़ा सा लिखा है इसका कुछ मतलब नहीं है, सेम बात है। एक मिनट, ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ तो क्या लिखा है कि मलेरिया का पिगमेंट आएगा, फैगोसाइटिक लेगा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब वही है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली का वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आप लिख के आ जाइएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसमें आप लिख दीजिएगा कि स्प्लीनोमेगैली भी रहती है, हिपैटोमेगैली भी रहती है, और साथ में हम इसको हिपैटोस्प्लीनोमेगैली की कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन बोथ। समझ आ गया क्या? ये तो मुझे नहीं पता, शायद आता होगा 5-10 नंबर का। अकेले पूछ लेगा तो 10 नंबर का पूछ लेगा, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी का माथा फिर जाता है तो नहीं पूछने वाली चीज़ें भी वो पूछ लेता है, ऐसा रेयर केस में होता है। कल झुमुक का मैं पेपर देख रही थी, तो उसके पेपर में क्या था,
कि 2 साल से लगातार बस 10 नंबर में, या 1 साल आया हुआ है 5 नंबर में मॉडर्न का, और 1 साल आया हुआ है 15 नंबर में, और लास्ट ईयर आया हुआ है 50 नंबर में मॉडर्न का ही। पूरी मॉडर्न आई है 50 नंबर में, और पहले सालों में बस 5-10 5-10, तो कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत रेयर केस होता है, कई बार मतलब हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हो ही जाता है 4-5 साल में एक बार। आपके वहाँ पे भी होता ही होगा ये चीज़। हाँ शायद सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ है कि अब उनको शायद 3-3.5 साल ही करना है, हम लोग करेंगे पूरा। हाँ वो एक एक बार, हाँ वही, ये इनका लोड ये भी बढ़ गया है, उनके 3.5 साल का हो गया है। ऐसा ही कुछ शायद एमबीबीएस वालों के साथ भी हुआ है, ये चीज़ मैंने सुनी है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है शायद। मेडिकल की ये जो ड्यूरेशन है इन लोगों ने कम कर दी है सभी में। वैसे तो हमें कहते हैं कि बीएमएस का 5.5 का होता है, लेकिन 6 साल तो हर ही कॉलेज में लग ही जाते हैं, तो शायद कम, हाँ ये कम कर दिया उन्होंने, 3-3.5 साल का कर दिया, 3.5 साल का कर दिया, और 1 साल की इंटर्नशिप, तो 4.5 का कर दिया है। 4.5 क्या 5 ही मानो उसको, जब 5.5 को 6 मानते हैं तो फिर 4.5 को भी 5 मानेंगे। ठीक है, तो पहला जो मॉर्फोलॉजिकल हमारा फीचर रहता है इसमें मलेरिया के केस में, वो स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो है ये, हाँ ब्लैक वाटर फीवर। अब ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है कि एक्चुअल में होता ये है कि हमारी बॉडी को पता चलता है कि हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो गई है। ठीक है, बॉडी अपने स्तर पे ये कोशिश करती है कि वो हीमोग्लोबिन की उस डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए, तो इस चक्कर में क्या करती है कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, इतना ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो क्या होता है, वो पूरे ब्लड में मिक्स करके घूमता रहेगा। अब हमें ये पता है कि जितना भी बॉडी का ब्लड है वो सारा का सारा किडनी में जाता है हर मतलब फिल्टर होने के लिए, और वही ब्लड से फिल्टर होके ही यूरिन बनता है, ये आप लोगों को पता है। तो ये जो पूरा ब्लड है जिसमें कि बहुत ही भर भर के मात्रा में हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है ना, तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ब्लड जाएगा किडनी में। अब ये एक्चुअली हमारी बॉडी इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन बना देती है कि ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और किडनी कुछ सेंस ही नहीं कर पाती कि ये कुछ अच्छा है बुरा है, वो सबका सब इसको वेस्ट समझ के बाहर फेंकती रहती है। और इस चक्कर में क्या होता है कि यूरिन में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। तो ये ब्लैक वाटर फीवर वही सिचुएशन है जब हमारी किडनी उसको हीमोग्लोबिन को वापस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करके ना भेज पाए और एक्सक्रीट करती जाए लगातार बाहर बॉडी से, तो ये कंडीशन कहलाती है ब्लैक वाटर फीवर की। समझ आया क्या? और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हीमोग्लोबिनिक नेफ्रोसिस, जो नेफ्रोसिस वर्ड है किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिनिक नेफ्रोसिस का मतलब है कि हीमोग्लोबिन अब किडनी में एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर्ली, क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट में बन रहा है कि किडनी के लिए नॉर्मल फंक्शन करना नहीं है पॉसिबल, तो यहाँ पे किडनी का भी हमें दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। और ब्लैक वाटर फीवर नाम की एक डिजीज भी दिखेगी। डिजीज क्या सिचुएशन है, कंडीशन है। ठीक है, ये पूरा एरो वैरो बना के आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दीजिएगा कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में लिख दीजिएगा हिपैटोस्प्लीनोमेगैली है, ब्लैक वाटर फीवर देखने के लिए मिलता है, और 2-2 लाइन में इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरी एक कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है हाइपोक्सिया की। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन बहुत ही हम इजीली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो एनीमिया हो रहा है हमको। ठीक है, एनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं है हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के लिए एज अ टैक्सी की तरह काम करती है, और हीमोग्लोबिन उसकी सीट है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पे बैठ बैठ के सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता रहता है पूरी बॉडी में। तो अब क्या है कि अब गाड़ी में सीट ही नहीं है, गाड़ियां भी कम है, सीट भी कम है, तो ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे? इस चक्कर में क्या है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसी कंडीशन को जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया। तो ये कंडीशन हमें एक तो एनीमिया की वजह से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूट रहे हैं, बहुत ही
हद से ज्यादा अमाउंट में वो टूटते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, अब वो बह तो रहे होंगे कैपिलरी से, वेन से, आर्टरी से, वो ब्लड के जो हमारे बहने के लिए पाइप दिया हुआ है, हमारी बॉडी में जो पाइप है कैपिलरीज वगैरह, इन ब्लड, इससे ही हमारा सारा ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब वहां पे तो लाशें भी तैर रही है। तो क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, तो कैपिलरीज के अंदर, यहाँ पे पता नहीं लिख सकते हैं इससे कि नहीं, इससे लिख तो नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, कैपिलरीज का जो ल्यूमेन होता है ना, कैपिलरीज के ल्यूमेन मतलब आप समझ रहे हैं अंदर की खाली जगह, तो उस ल्यूमेन से ही तो जा रहा है सारा ब्लड। अब क्या होता है, उस ल्यूमेन की जो अंदर वाली वॉल है उसकी कवरिंग होती है एक एंडोथीलियल सेल से, ठीक है। ये एंडोथीलियल सेल्स कवरिंग का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैपिलरीज की जो ल्यूमेन है उसकी कवरिंग ये होते हैं अंदर की साइड। अब क्या है कि इतनी ज्यादा वहां पे रेड ब्लड सेल्स जा रहे होते हैं, तो अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इस कवरिंग पे चिपकना चालू कर देते हैं, ये ल्यूमेन की वॉल पे चिपकना चालू कर देते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है, जो ल्यूमेन का स्पेस है जिसके थ्रू ब्लड जा सके, वो स्पेस भी अब कम होने लगता है। तो अब जब स्पेस भी कम होने लगेगा तो ब्लड भी कम बहेगा। तो अब जब ब्लड भी कम बह रहा है तो फिर ऑक्सीजन भी कम जाएगा। तो ये दो सिचुएशन की वजह से हमें यहाँ पे हाइपोक्सिया देखने मिलता है। पहला तो ये कि एनीमिया की सिचुएशन है, हीमोग्लोबिन ही कम है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितना भी रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें से कुछ कुछ कैपिलरीज के ल्यूमेन में चिपकना चालू कर देते हैं, जिससे जो स्पेस है जिसके थ्रू ब्लड जा पाए वो स्पेस कम होने लगता है, और ब्लड का अमाउंट भी फिर कम जाएगा, और इस चक्कर में ब्लड भी कम जा रहा है तो फिर से अगेन ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई भी नहीं वो करवा पाएगा, और फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ये समझ आ गया क्या? हाँ हाँ, हाइपोक्सिया डेथ हो जाती है सीधे, यहाँ पे ब्रेन में भी नहीं पहुंचेगा ब्लड तो डेथ भी हो जाती है यहाँ पेशेंट की। हाँ हाँ, हैमरेज हो जाता है यहाँ पे कम हाँ, यहाँ पे हैमरेज भी होगा, और हैमरेज होगा ना तो यहाँ पे डेथ वगैरह रहता है, बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि हाइपोक्सिया में डेथ वगैरह भी हो जाए पेशेंट की। आप खुद ही सोचिए कि अलग अलग जगह अगर उसके हेमरेज होने लगे तो जो जा रहा था ब्लड जरा जरा सा, फिर तो वो भी नहीं पहुंचेगा, फिर तो पेशेंट की डेथ ही होगी। ये समझ आ गया? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मतलब थर्ड हमारा क्लिनिक क्या ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज दिया हुआ है, ये एक्चुअली फीवर की स्टेज दी हुई है। अब जो फीवर आता है मलेरिया के पेशेंट में, तो ये मलेरिया के पेशेंट में 3 स्टेजेस में फीवर आएगा, ठीक है। सबसे पहले उसे लगेगी एकदम खतरनाक ठंड, तो वो होती है कोल्ड स्टेज। आपने कभी मलेरिया का पेशेंट देखा है क्या? देखा है किसी ने आस पड़ोस में? अच्छा, तो मलेरिया के पेशेंट क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे तो इन्होंने 1 से 4 घंटे लिखा है, ये गलत है। 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक इनको कोल्ड स्टेज रहती है, नोट कर लीजिए। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, सर दर्द होता है, सर फटता, उल्टी आती है, बहुत मेन है कि कोल्ड स्टेज में खतरनाक वाली ठंड लगती है उस पेशेंट को, और ये स्टेज रहती है 15 मिनट से लेके 1 आवर तक। कर लिया नोट? ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है पेशेंट की हॉट स्टेज, ठीक है। अब हॉट स्टेज में एक बार उसे खतरनाक ठंड लग गई, अब उसको आएगा फीवर। तो यहाँ पे एकदम तेज, बहुत ही तेज उसको फीवर आता है, बर्निंग हॉट सेंसेशन उसको होती है, इंटेंस हीट उसको रहती है, और रैपिड ब्रीदिंग रहती है। मतलब जो कुछ भी हमको एकदम तेज फीवर में देखने के लिए मिलता है वो हमको इस हॉट स्टेज में देखने के लिए मिलता है, और ये कंडीशन उसकी रहती है 2 से करीबन 6 घंटे तक। तो 2 to 6 आवर्स आप लिख लीजिए। लिख लिया? हेलो, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज आती है स्वेटिंग स्टेज। अब
उसको इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर राइज किया है। तो अब बॉडी चाहेगी उसको कुछ ना कुछ करके कम करना चाहेगी वो अपनी तरह से। तो अब क्या होता है, अब एक बार बहुत ठंड लग गई, एक बार बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, अब उनको होने लगता है स्वेटिंग स्टेज, बहुत ज़्यादा उन्हें यहाँ पे पसीना आता है। तो ये सिचुएशन रहती है इसकी। समझ आया क्या? तो ये जो स्वेटिंग स्टेज है ये रहेगा 2 से 4 घंटे के लिए। कर लिया नोट? 2 से 4 घंटे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस रहती है। ये 3 जो स्टेज रहती है ये पूरी बनाती है एक साइकिल। ठीक है, अब इसके बाद अब पेशेंट का अलग अलग हिसाब से रहता है कि हर मलेरिया का अलग अलग रहता है कि किस टाइम पे कितना, मतलब कौन से मलेरिया में कितने कितने ड्यूरेशन में फीवर आता है, वो चीज़ अलग रहती है। वो इसमें शायद लिखी है नहीं। हाँ, ये साइकिल अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि आज, मतलब वो कह रहा है 2 दिन के बाद मुझे फीवर आता है, तो आज उसको ये फीवर आ गया, ये साइकिल पूरी चलेगी उसकी बॉडी में। अब ये चलेगी 2 दिन के बाद, फिर वो कहेगा 2 दिन बाद और आया, फिर 2 दिन तक कुछ नहीं होगा, फिर 2 दिन के बाद चलेगी दोबारा ये साइकिल। तो ऐसे चलता है वो पेशेंट में। ठीक है, एक बारी में जब उसको एक दिन का जो फीवर आता है ना, वो इस तरीके से आता है। सबसे पहले उसे बहुत ठंड लगेगी, फिर एकदम खतरनाक उसको फीवर आएगा, और लास्ट में क्या, उसको बहुत पसीना आएगा। तो ये 3 स्टेजेस में हर बारी पेशेंट को फीवर आएगा, मतलब उसको बीमार वो होगा। हाँ हाँ, ये हीमोजॉइन है, उसी की वजह से यहाँ पे ठंड लग रही है। ठीक है, अब बात आती है डायग्नोसिस की। तो इसमें क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, इसको आप लिख लीजिए, पीबीएस लिखिए, पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ऐसे लिखिए। ये पीबीएस का क्या मतलब होता है? स्मेयर, SMEAR, स्मेयर। वो हम स्लाइड ही नहीं बनाते ब्लड की और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसी की बात है ये, वही है। ब्लड स्मेयर का मतलब वही। तो यहाँ पेरिफेरल जो वर्ड है ना, इसका मतलब लेना है कि कैपिलरीज से हमको ब्लड निकालना है, ना कि वेन से। नॉर्मली तो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यही करते हैं कि वेन से ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मलेरिया का जब डायग्नोसिस करेंगे तो मलेरिया क्या, हम ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे टेस्ट बताऊंगी, ये काफी अलग अलग जगह आप हर डिजीज के डायग्नोसिस में ये लिख के आ सकते हैं, कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर रहता है, पीबीएस रहता है, इसमें क्या करते हैं, हम कैपिलरीज से ब्लड लेते हैं, वेन से नहीं लेते हैं। नोट कर लीजिए, कैपिलरीज से ब्लड लेना है, वेन से नहीं लेना है। हाँ, पीबीएस, हम ब्लड लेंगे पेशेंट का, उससे स्लाइड बनाएंगे और फिर स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये लिखिए आप, पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, और इसका मतलब होता है कैपिलरीज से लेना है ब्लड, वेन से नहीं लेना है। कर लिया नोट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये ब्लड लेंगे तो हम 2 तरीके की स्लाइड बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे थिक स्लाइड, फिर हम बनाएंगे थिन स्लाइड। ठीक है, थिक रहेगा मतलब हल्का सा ब्लड की जो लेयर बनाएंगे वो थोड़ी सी मोटी बनाएंगे उस स्लाइड में, और एक बारी में हम पतली बनाएंगे। सबसे पहले हम मोटी बना के ये चेक करेंगे कि मलेरिया है भी या नहीं है उस पेशेंट को। तो थिक स्लाइड हमको बताता है, लिख लीजिए, थिक से पता चलती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी का मतलब है कि मलेरिया है या नहीं है। जो वो होते हैं ना सामान्य और विशेष लक्षण या पूर्व रूप जिसे कहते हैं। सामान्य से ये पता चलता है कि व्याधि है या नहीं, और विशेष से दोष भी पता चल जाता है कि किसकी वजह से। तो ये जो थिक हम ब्लड स्मेयर बनाएंगे, थिक जो ब्लड स्लाइड बनेगी ना, उससे ये पता चलेगा मलेरिया है या नहीं, और थिन वाले से ये पता चलेगा कि मलेरिया कौन से की वजह से है, ओवेल है, वाइवेक्स है, फैल्सीपेरा में किसकी वजह से, ये थिन से पता चलेगा। समझ आया क्या?
तो थिक से लिख लीजिए सेंसिटिविटी पता चलेगी और थिन से स्पेसिफिसिटी पता चलेगी। रुको स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी कि मतलब कौन सा मलेरिया है, वाइवेक्स है, ओवेल है, कौन सा है, ये इससे पता चलेगा। और उससे सेंसिटिविटी पता चलती है थिक वाले से कि मलेरिया है भी या नहीं है, ऐसे। ठीक है। उसके अलावा मैं आज आपको बस डायग्नोसिस तक कराती हूँ, इसका बचा हुआ मैं कल कराऊंगी। ठीक है, फिर अभी मेरे को 4:30 से भी क्लास लेनी है ना, इसलिए। तो एक तो हम ये पीबीएस टेस्ट करेंगे उसका। ठीक है, तो थिक और थिन स्लाइड बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। पहले हम थिक बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मलेरिया है भी या नहीं, और थिन बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर है भी तो कौन सा मलेरिया है। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरा जो इसका टेस्ट है वो कर सकते हैं QBC, लिख लीजिए QBC, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट है ना, आप हर डिजीज में इसको लिख के आ सकते हैं कि डेंगू के लिए भी हम कर रहे हैं, और जो भी हम आगे पढ़ेंगे, टाइफॉइड है, डेंगू है, डेंगी है, सबके लिए हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड तरीके का टेस्ट आप लिखिए QBC, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने वो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया होगा कि जिसमें हम लोग वो सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसको, ब्लड को, और उसमें ना अलग अलग लेयर बन जाती है। प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, WBC आ जाते हैं एक लेयर में रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, एक लेयर में प्लेटलेट्स आ जाती है। मतलब ब्लड का हर एक कंटेंट अलग अलग लेयर बना लेता है। ऐसा किया था क्या कुछ? अच्छा रुको, ये देखो ऐसे होता है। तो क्या है, ये ब्लड को ना हम लेके एक मशीन में डालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, वो क्या करती है, एकदम घुमा देती है, और हाँ, फिर कुछ इस तरीके से ब्लड का सारा अलग अलग लेयर बन जाती है। कोई वाइट ब्लड सेल की है, ठीक है, कोई रेड ब्लड सेल की, कहीं प्लाज्मा अलग हो जाएगा, तो ऐसे हर चीज की अलग अलग लेयर बन जाती है। अब जब ये लेयर्स बन जाएंगी ना हर किसी की, प्लाज्मा अलग हो गया है, रेड ब्लड सेल अलग हो गया, वाइट ब्लड सेल अलग हो गया, प्लेटलेट्स अलग हो गए, सबकी जब अलग अलग लेयर इस तरीके से बन जाएगी ना, तो फिर हम ये पता कर लेंगे, हर एक की पर्टिकुलर स्टडी करके हम पता लगा लेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो हम रेड ब्लड सेल्स को लेंगे एक बारी में, तो उसकी स्टडी कर लेंगे कि क्या क्या उसमें देखने के लिए मिल रहा है, प्लाज्मा में देख लेंगे, WBC देख लेंगे, प्लेटलेट्स देख लेंगे। तो इस तरीके से हम QBC टेस्ट के थ्रू भी मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। समझ आया क्या? ये वाले मत देखिएगा, एकदम वाहियात है। फिर तीसरे तरीके का टेस्ट लिखिए आप PCR, मॉलिक्यूलर टेस्ट PCR, मॉलिक्यूलर टेस्ट PCR, ऐसे लिखिए। PCR होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, याद है क्या कुछ? ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर DNA का स्ट्रैंड ले लेते थे, उसको मल्टीप्लाई कर करके बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते थे, और ताकि हम उस पर ईजिली स्टडी कर सकें। तो ये मॉलिक्यूलर जो टेस्ट है यहाँ पे PCR, इसमें भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे कि ब्लड से वो DNA का पर्टिकुलर सेगमेंट ले लेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के फिर उस पर ईजिली हम स्टडी कर पाएंगे कि क्या चीज़ है। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्ट में PCR रहेगा। ये समझ आ गया? ठीक है, तो एक टेस्ट ये रहता है, QBC हो गया, PBS हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया। हाँ, और एक फोर्थ तरीके का टेस्ट लिख लीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंटीजन का मतलब होता है नेम प्लेट, ठीक है, और एंटीबॉडी का आप मतलब समझिए हथियार मारने के लिए। तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं सबका हमारे पास नेम प्लेट है, कि मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होंगे तो सबके पास नेम प्लेट होगा कि हम करिश्मा के सेल हैं, तो सबके पास नेम प्लेट होगा। अब मेरी बॉडी में कोई फॉरेन
जब सेल एंटर करेगा तो उसके पास तो अपना नेम प्लेट होगा, तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको सेंस कर लेगा कि भाई ये तो करिश्मा का सेल ही नहीं है, तो बाहर से आया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट हथियार बनाएगा उसको मारने के लिए। तो वो जो हथियार उसके अगेंस्ट बनेंगे वो होती हैं एंटीबॉडीज। तो हम ये एंटीबॉडीज और एंटीजन भी एक सेल में चेक करके कि क्या एंटीजन क्या एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये चीज़ें देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कोई डिजीज़ है या नहीं। तो आपको 4th डायग्नोसिस में लिख लेना है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। लिख लिया? हेलो, कर लिया क्या नोट? ठीक है, तो ये पूरा हमारा डायग्नोसिस का रहता है। इसमें जो दिया हुआ है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेकार है ये। ठीक है, तो फिर आज हम बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। कल मैं बाकी क्लासेस की छुट्टी रखूंगी, बस ये मॉडर्न के लिए 1 घंटा पढ़ा दूंगी, ठीक है? तो फिर कल मैं मलेरिया कवर करा दूंगी और एक और इसके आगे की कोई डिजीज जितना भी हो पाएगा वो मैं करवा दूंगी। अभी 4:30 बजे से आयुर्वेद वाले रोग निदान की क्लास है, ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए।